Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again। आज के इस सेशन में हम 12th क्लास के सेक्शन ए का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है दिए गए तार के सिरों पर विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर उस तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करना। सिंपली इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं। 11th क्लास में मैं ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा चुका हूँ, लेकिन हम पूरे प्रैक्टिकल सेशन को पढ़ेंगे तो इसमें जो भी प्रैक्टिकल्स आपके दे रखे हैं बोर्ड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो सारे प्रैक्टिकल के यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस देखेंगे और ये देखेंगे कि उन प्रैक्टिकल्स को कैसे परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे गाइस। जैसे यहाँ पर हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं और प्रतिरोधकता ज्ञात कर रहे हैं, तो इस प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में डीप डिस्कशन प्रैक्टिकल सेशन में नहीं करेंगे। इनके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो अलग से अपलोड कर रहे हैं, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें। और इसमें हम केवल और केवल इस पूरे प्रैक्टिकल सेशन में केवल और केवल ये देखेंगे कि किसी प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स में हमको काम करना है और रीडिंग कैसे लेनी है। इस पूरे प्रैक्टिकल सेशन का मेन एम्बिशन यही होगा कि प्रैक्टिकल्स को कैसे परफॉर्म करना है, उसमें रीडिंग कैसे लेनी है और किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो दे रखा है गाइस, वो है विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करना। एग्जाम में आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक वायर दिया जाता है, एक तार दिया जाता है, प्रतिरोध तार। उस प्रतिरोध तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है कि वो कितने ओम का होता है, और उसके साथ ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पूछी जाती है। तो हमें ये दोनों ही ज्ञात करने हैं। एक तो हमें ज्ञात करना है तार का प्रतिरोध और दूसरा हमें ज्ञात करना है उसकी प्रतिरोधकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप हम लिखते हैं वो है स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है, कोई भी, उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला हम काम करते हैं उस एक्सपेरिमेंट का स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र बनाते हैं। इसमें अगर डायरेक्शन शो नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब इसमें मार्क्स का किस तरह से एलोकेशन होता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आगे भी मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ या इस प्रैक्टिकल में हम स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक कुंजी को जोड़ा गया है और कुंजी से एक धारा नियंत्रक जोड़ा गया है। धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को हमने उस तार से जोड़ा है जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक एमीटर जोड़ा है और एमीटर का दूसरा सिरा भी तार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो वायर है, इस वायर का एक सिरा तो एमीटर से है और दूसरा धारा नियंत्रक से है। एमीटर बेसिकली क्या होता है, इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा को मेजर करेगा, और इसलिए इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देख लीजिए ये वायर के साथ जुड़ा हुआ है, ना तो इसके ऊपर ना इसके नीचे। अब इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं और इसे हमने इसके समांतर क्रम में जोड़ रखा है। देखिए इस प्रकार से इसके समांतर क्रम में जोड़ रखा है। ठीक है, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है गाइस, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहना चाहिए। तो ये एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसी प्रकार वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। परिपथ में हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, तो ये प्लस से माइनस इस प्रकार से धारा है और इसकी दिशा दर्शाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन शो नहीं करेंगे तो एग्जामिनर हमारा 1 मार्क्स काट लेता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट जो हमारे पास आता है इस एक्सपेरिमेंट में वो है स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र। अब इस पूरे डायग्राम में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे बैटरी को मैंने E लिखा है, कुंजी को K लिखा है, धारा नियंत्रक को RH लिखा है, अमीटर को A, वोल्टमीटर को V। तो इन सभी को हमें बाद में डिस्क्राइब भी करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि परिपथ में E बराबर क्या है, E का मतलब है बैटरी, K है कुंजी, V वोल्टमीटर, A अमीटर और RH धारा नियंत्रक और R क्या है, प्रतिरोध। तो जो भी हमने यहाँ पे नोटेशन दिए हैं, सिंबल दिए हैं, उन सिंबल को हमें बाद में लिखना पड़ेगा कि किस सिंबल का मान क्या है या किस सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है।
तो ये हमारा पहला काम हो जाता है। जो हमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है, जो हमारा प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल का हमें स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र बनाना होता है। उसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है सूत्र, सिद्धांत या नियम। जो भी प्रैक्टिकल हमें दिया जाता है उस प्रैक्टिकल में जो सूत्र यूज हो रहा है या जो सिद्धांत यूज हो रहा है या जो नियम यूज हो रहा है, उनमें से हमें जो भी सूत्र, सिद्धांत या नियम यूज हो रहे हैं उनको क्रमबद्ध रूप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम यूज होता है? इसमें ओम का नियम यूज होता है। तो हमने क्या लिखा कि ओम के नियम से, ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं समान रहे, भौतिक अवस्था से मेरा मतलब है कि हमें जो वायर दिया गया है उस वायर की हम ना तो लंबाई बदले न उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदले, तो इस स्थिति में उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। इस नियम का हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि ओम के नियम से किसी भी चालक की भौतिक अवस्था जैसे उसकी लंबाई, क्षेत्रफल स्थिर रहे तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है। मतलब विभवांतर V जो है वो धारा I के समानुपाती है। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। इस कांस्टेंट को यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर इस R की वैल्यू निकालनी है तो I इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा V/I। और इस R को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध, और इसी का मान हमें ज्ञात करना होता है। इसका मात्रक अगर हम देखें, इसका मात्रक क्या होता है आप पढ़ चुके हैं हालांकि 10th क्लास में भी, और 12th में हम डीप में डिस्कस करेंगे इसके बारे में जब थ्योरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी केवल प्रैक्टिकल में ये देख रहे हैं हम कि रीडिंग किस प्रकार से लेनी है और काम कैसे करना होता है। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका एम्पियर, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ओम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पहला फॉर्मूला यूज किया। दूसरा हमें प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। तो प्रतिरोधकता जो है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। हम 12th क्लास में इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे। मैं बता चुका, हम केवल ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल में रीडिंग कैसे लेनी है, काम कैसे करना है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है रो से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है RA/L। जहाँ पे R क्या है? R है हमने जो चालक तार लिया है उसका प्रतिरोध, A होता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L होता है उस तार की लंबाई। जैसे हमें कोई एक तार मिल गया इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये जो है ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि वृत्ताकार होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो होता है RA/L। R प्रतिरोध है, A इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार को अगर मैं जूम करूँ तो उसके अनुप्रस्थ काट जो है वो वृत्ताकार दिखती है। तो अनुप्रस्थ काट अगर वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। जहाँ पे स्मॉल r क्या होगी? स्मॉल r होगी उस तार की त्रिज्या जो कि बहुत ही कम होगी, और l है उसकी लंबाई। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा कि r क्या है? r है यहाँ पे स्मॉल r है तार की त्रिज्या जो कि मीटर में लेनी है, क्योंकि हम जो भी फिजिक्स में काम करते हैं वो SI सिस्टम में करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो तार की लंबाई को भी मीटर में, तार की त्रिज्या को भी मीटर में। R क्या है? R है तार का प्रतिरोध जो कि ओम में आएगा, और ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो आएगी वो ओम इंटू मीटर में आएगी। तो ये हमारा दूसरा काम हो जाता है। दूसरा हमें लिखना है सूत्र, सिद्धांत या नियम। वो सारे सूत्र, सिद्धांत और नियम हमें लिखने हैं जो हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है गाइस वो है प्रेक्षण एवं प्रेक्षण सारणी। हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। ऑब्जर्वेशंस उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे। इसमें सबसे पहला मैंने ऑब्जर्वेशन जो लिखा है गाइस वो है तार की लंबाई। हमें एक्सपेरिमेंट में जो वायर दिया जाता है उस वायर की लंबाई को हमें मापना होता है। ठीक है, तो वायर की लंबाई को हम नॉर्मल स्केल से माप सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो वायर लिया है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए कि हमें जो वायर दिया गया है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे? 20 × 10⁻²⁰ मीटर। हमें जो भी वैल्यू लेनी है वो मीटर में लेनी है। तो अगर वो 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 × 10⁻² मीटर। तार की त्रिज्या, अब जो तार की त्रिज्या हम निकालते हैं गाइस वो हम स्क्रू गेज से निकालते हैं। 11th क्लास में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर के सारे एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हो, प्रैक्टिकल कर चुके हो। तो तार की त्रिज्या को स्क्रू गेज से ज्ञात किया जाता है। अब स्क्रू गेज से रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है
वो आप सभी को पता है और मैं बता भी चुका हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ हमने स्क्रू गेज से तार की जो त्रिज्या निकाली है वो मान लेते हैं 2 मिलीमीटर आई है। कितनी आई है मैं मान रहा हूँ केवल 2 मिलीमीटर, ठीक है। तार की जो त्रिज्या आई है वो 2 मिलीमीटर आई है। मिलीमीटर को अभी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसे 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की घात -3 मीटर। क्लियर। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी होती है, प्रेक्षण लेना होता है। मान लेते हैं उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदल दिया। तार की त्रिज्या मान लेते हैं 2 मिलीमीटर थी, उसको भी हमने किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। फिर हमें ज्ञात करना अमीटर का अल्पतमांक। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि अमीटर और वोल्टमीटर का अल्पतमांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। वो होता है परास में खानों की संख्या का भाग देता है। तो हम मान लेते हैं कि अमीटर की हमारे पास जो परास है वो 3 एम्पियर है और उसमें खानों की संख्या जो है वो 30 है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं खानों की संख्या 30, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। क्लियर। इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टमीटर का अल्पतमांक सेम वे में ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं वोल्टमीटर की परास जो है वो 3 वोल्ट है और इसमें कुल खानों की संख्या 30 है, तो इसका भी आ जाएगा 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमें स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र बनाना है कनेक्शन करके। उसके बाद हमें सूत्र, सिद्धांत और नियम लिखने हैं। उसके बाद हमें प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी बनानी है। तो ये तो हमने केवल प्रेक्षण ले लिए, अब हमें प्रेक्षण सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें हम कैलकुलेशन रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो रीडिंग के लिए हम प्रेक्षण सारणी बना देते हैं। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, अब प्रेक्षण सारणी में हमें रीडिंग किस प्रकार से लेनी होती है। तो ये प्रेक्षण सारणी कुछ इस प्रकार की हमें बनानी है, जिसमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक होता है, अमीटर का पाठ्यांक होता है, फिर एक प्रतिरोध और उसके बाद हम माध्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने केवल 3 ही रीडिंग के लिए टेबल बनाई है, लेकिन इम्पोर्टेंटली याद रखिए हमारे बोर्ड क्लास के शेड्यूल में कम से कम 6 रीडिंग लेनी होती है। तो मैं यहाँ पे केवल 3 रीडिंग से ही आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, लेकिन जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो कम से कम 6 रीडिंग हमें लेनी होती है, याद से कम 6 रीडिंग, ठीक है। तो देखिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक और अमीटर का पाठ्यांक किस प्रकार से लिया जाता है, रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है, वो हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक पर हम स्लाइड करते हैं, इसको हम मूव करते हैं और मूव करने से इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान बदलता है, जिससे इसमें वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग भी चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रों को स्लाइड मूव करते हैं और मूव करने के बाद वोल्टमीटर और एमीटर के रीडिंग देखते हैं। रीडिंग किस प्रकार से लेते हैं, जो पॉइंटर जिस खाने पे इंडिकेट करता है उस भाग की संख्या को हम उसके अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं वोल्टमीटर में पाठ्यांक जो आता है पहले 1 भाग पर आता है और उस स्थिति में अमीटर का पाठ्यांक जो है वो 2 भाग पर आता है, ठीक। मान लेते हैं कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो है उसमें जो पॉइंटर है वो पहले खाने पर इंडिकेट करता है और अमीटर का पाठ्यांक जो है वो दूसरे खाने पर इंडिकेट करता है। दूसरी बार इसमें खानों की संख्या 2 हो तो इसमें मान लेते हैं 4 हो जाती है, इसमें 3 हो तो इसमें मान लेते हैं 6 हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात, कि हम धारा नियंत्रण को धीरे धीरे खिसकाते हैं और इसको खिसकाने पर वोल्टमीटर और एमीटर में रीडिंग चेंज होती है। हम ये मानते हैं कि वोल्टमीटर में भागों की संख्या जब 1 थी तब एमीटर में खानों की संख्या कितनी थी, 2 थी। फिर हमने दूसरी बार इसको स्लाइड किया तो इसमें भागों की संख्या हम 2 ले आए और इसमें कितनी हो गई, 4। फिर इसको थोड़ा और स्लाइड किया तो इसमें खानों की संख्या 3 हो गई और इसमें कितनी हो गई, 6। इस तरह हमने रीडिंग ले ली। अब रीडिंग के बाद हम क्या करते हैं कि खानों की संख्या या भागों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ इसमें भागों की संख्या 1 इंटू इसका अल्पतमांक हमने निकाला था 0.1 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1 वोल्ट। इसको गुणा करेंगे 2 इंटू 0.1 बराबर 0.2 वोल्ट। इसी तरह 3 इंटू 0.3 बराबर 0.3 वोल्ट। क्लियर। सेम यहाँ पे करेंगे भाग और इसको अल्पतमांक से गुणा, इसका अल्पतमांक भी 0.1 एम्पियर निकाला तो इसको गुणा किया 0.2 एम्पियर। इसी तरह 4 इंटू 0.1 बराबर 0.4 एम्पियर। इसी तरह से 6 इंटू 0.1 बराबर 0.6 एम्पियर। क्लियर। अब हमें क्या करनी है, चौथा पॉइंट जो है इस टेबल को भरने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो होता है विभव अपॉन धारा। तो चौथा जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, तीसरा पॉइंट था प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपको
प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ब्लैंक पेज पर करनी होती है, ठीक है, और वो भी इस टेबल के जस्ट सामने। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगी, सबसे पहले हम निकालेंगे इस वाली प्रथम जो कैलकुलेशन में प्रथम ऑब्जर्वेशन लिया था इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे R1 निकालेंगे। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, ये प्रथम प्रेक्षण के लिए हम कह सकते हैं, ये पूरा प्रथम प्रेक्षण है, ये दूसरा प्रेक्षण है, ये तीसरा है, इसी तरह 6 प्रेक्षण लेने हैं। तो कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, प्रथम प्रेक्षण के लिए, प्रथम प्रेक्षण के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगी R1 बराबर V1 अपॉन I1। तो V1 का मान मेरे पास कितना है, V1 है मेरे पास 0.1, ये आ जाएगा 0.1, और I1 कितना है 0.2, ये आ जाएगा 0.5 ओम। क्लियर। इसी तरह हम किसके लिए ज्ञात करेंगे, द्वितीय प्रेक्षण के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा द्वितीय प्रेक्षण के लिए क्या निकालेंगे, R2 वो आएगा V2 अपॉन I2। V2 का मान कितना है 0.2 और अपॉन ये कितना है 0.4, ये भी कितना आएगा 0.5 ओम। इसी तरह हम तीसरे प्रेक्षण के लिए करेंगे तो तृतीय प्रेक्षण के लिए क्या निकालेंगे, R3 बराबर V3 अपॉन I3। V3 का मान मेरे पास कितना है 0.3, I3 कितना 0.6, 0.3 अपॉन 0.6, ये भी आएगा 0.5 ओम। तो ये मेरे पास सारे प्रेक्षण आ गए, वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन से पहला प्रेक्षण R1 का मान आया 0.5 ओम, ये भी आया 0.5 ओम, और ये भी 0.5 ओम। फिर हमें इन सभी का माध्य निकालना है। मैंने बताया 6 ऑब्जर्वेशन लेंगे, मैं यहाँ पे केवल 3 से बता रहा हूँ। तो इसी गणना में हम इसका माध्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका माध्य प्रतिरोध। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो माध्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें 3 का क्या दे देंगे, भाग। यहाँ केवल 3 ऑब्जर्वेशन लिए हैं मैंने गाइस, इसलिए मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, लेकिन हमें 6 ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं, बता चुका हूँ। तो यहाँ पे माध्य प्रतिरोध जो आएगा R बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 0.5 0.5 0.5 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और अपॉन 3, यह आ जाएगा 1.5 अपॉन 3 बराबर 0.5 ओम। तो माध्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, माध्य प्रतिरोध मेरे पास आ जाएगा 0.5 ओम। तो इस तरह हमने दिए गए तार का क्या निकाल दिया, प्रतिरोध निकाल दिया। क्लियर। अब इसके साथ ही हम दूसरी कैलकुलेशन करेंगे, किसके लिए, प्रतिरोधकता के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें प्रतिरोधकता की कैलकुलेशन, प्रतिरोधकता की गणना, प्रतिरोधकता की गणना। तो हमने पढ़ा कि प्रतिरोधकता रो बराबर होता है R पाई R स्क्वायर और अपॉन L। यही फॉर्मूला आपने लिखा था जब सूत्र सिद्धांत और नियम पढ़ा। तो यहाँ पे R तो क्या है, R है दिए गए तार का प्रतिरोध जो हम निकाल चुके हैं। पाई है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है तार की त्रिज्या, और L क्या है, L है तार की लंबाई, और ये हम ऑब्जर्वेशन में ले चुके हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, रो इज इक्वल टू R की जगह हम कितना पुट करेंगे 0.5, इस पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7। R क्या है, R है तार की त्रिज्या जो 2 मिलीमीटर अपन ने मानी थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को क्या लिखा था 2 × 10⁻³ और इसका क्या है होल स्क्वायर, और अपॉन L जो है तार की लंबाई जो 20 सेंटीमीटर थी, तो 20 × 10⁻²। क्लियर। हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं गाइस, यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ। तो नीचे इसकी यहीं पे लिख देते हैं, नीचे क्यों लिखिए, जगह है हमारे पास। तो रो इज इक्वल टू इस 0.5 का मतलब होता है 1/2, या फिर 22 को इससे गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11 × 2 का स्क्वायर 4, और -3 × 2 -6, ओके, अपॉन 7 और इंटू 20 × 10⁻²। रो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 4 इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास ऊपर 11 अपॉन 7, 5 को गुणा किया 35 × 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी, तो -6 और +2, -6 और +2 -4 आ जाएगा। तो सीधे मैं लिख देता हूँ
माइनस का 4। अब इसमें इसका भाग दे देता है गाइस, भाग ना दे तो भी ठीक ही है, ये इतनी वैल्यू और यहाँ अपन कंप्लीट भाग देके फिर प्रोसेस निकालें, तो इसमें इसका भाग देंगे अपन 3 बार लगभग जाएगा, ठीक है। 35 दूनी 70 लगभग 0.3 टाइम्स है ना, 0.3 इंटू 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर, ठीक है। 35 का भाग इसमें लगभग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 35 दूनी 70 और फिर 105, हाँ, तो इसमें लगभग 0.3 टाइम्स जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाता है इसका क्या, प्रतिरोधकता बाय कैलकुलेशन। ये मेरे पास क्या आ जाता है, इसका प्रतिरोध 0.5। तो हमने क्या देखा कि चौथा पॉइंट जो हमारे पास है कैलकुलेशन, उसमें हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल होती है उस टेबल में जो वैल्यू है उस वैल्यूज के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं और हमारी वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 5वां पॉइंट आता है गाइस, वो आता है परिणाम, ठीक है। तो 5वां पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है परिणाम, परिणाम यानी कि रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमें वही लिखना है जो हमें पता चला है। तो हमारे पास 2 परिणाम है। पहला, दिए गए तार का प्रतिरोध कितना ज्ञात किया गया है, 0.5 ओम, और इसकी प्रतिरोधकता आई है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर। 2 परिणाम है। पहला परिणाम क्या लिखेंगे, दिए गए तार का प्रतिरोध, दिए गए तार का प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम प्राप्त हुआ। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आया। दूसरा हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि दिए गए तार की प्रतिरोधकता 0.3 इंटू 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर आई। तो दिए गए तार की प्रतिरोधकता रो बराबर 0.3 10⁻⁻4 ओम मीटर प्राप्त हुई, ठीक है। ये हमने 2 इसके परिणाम प्राप्त किए, तो परिणाम अपन लिख देते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो होता है सावधानियां, ठीक है, सावधानियां कि हमने इस प्रैक्टिकल में क्या क्या सावधानी रखनी है, और हमें मिनिमम 3 सावधानियां लिखनी होती है बोर्ड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो सावधानियां तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सावधानियों में हमें वो सावधानियां लिखनी है मोस्टली जो हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कि वायर ज़्यादा कसे हुए नहीं होने चाहिए, उसके बाद कनेक्शन से पहले इसको रेगमाल पेपर से घिस देना चाहिए, रीडिंग जो है वो हमेशा लंबवत लेनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें मिनिमम 3 सावधानियां इस एक्सपेरिमेंट में लिखनी होती है। तो इस प्रकार कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, इन्हीं 6 पॉइंट के अंतर्गत परफॉर्म किया जाता है। पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र। उसके बाद सूत्र, सिद्धांत और नियम। तीसरा, प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी। उसके बाद कैलकुलेशन, फिर हम परिणाम लिखेंगे और लास्ट में सावधानियां जो कम से कम 3 लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन कम से कम कितने लेने गाइस, 6 ऑब्जर्वेशन लेने। इसके साथ ही हमें यहाँ पे धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ भी अपन देख लेते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगा। तो देखिए गाइस, विभव और धारा के बीच अपन ग्राफ भी खींच देते हैं। y एक्सिस पे हम विभव लेते हैं और x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, धारा लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए 0.1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग धारा का मान कितना है, 0.2। तो ये विभव का मान जब 0.1 है तब इस स्थिति में धारा का मान 0.2 है, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला। फिर विभव का मान जब 0.2 है तो धारा का मान 0.4 है। विभव का मान जब 0.2 है तब उसके करस्पॉन्डिंग धारा का मान 0.4 है। दूसरा पॉइंट, जब इसका मान 0.3 है तो इसका मान 0.6। विभव का मान जब 0.3 है तब धारा का मान 0.6, ये वाला पॉइंट आएगा मेरे पास। इन सभी पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इन पॉइंट्स को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि विभव और धारा के बीच सरल रेखीय संबंध है। कौन सा संबंध है, सरल रेखीय संबंध। और इस ग्राफ से हम ढाल ज्ञात करके हम इस तार का क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ का जो ढाल है गाइस, स्लोप, वो क्या शो करता है, वो प्रतिरोध शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रतिरोध अगर निकालें तो प्रतिरोध बराबर आएगा ढाल, और ढाल होता है tan थीटा के बराबर। मैं बता चुका हूँ कई बार आपको,
कि ढाल किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा tan थीटा। तो ये त्रिभुज ले लेते अपन, देखिए ये त्रिभुज है O A और B। इस त्रिभुज में ये मान लेते हैं एंगल बना थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिख रहा है, AB, और आधार कितना है OB। तो ये आ जाएगा AB और अपॉन OB। R बराबर AB का मान कितना है, देखिए AB का मान है 0.3 माइनस 0 यानी कि 0.3 अपॉन OB का मान कितना है, ये देखिए OB 0.6 माइनस 0 यानी 0.6। इसका मात्रक कितना है, ये वाला मात्रक है वोल्ट, ये आ जाएगा वोल्ट। और ये क्या है, ये है एम्पियर, तो ये आ जाएगा एम्पियर। तो R बराबर इसमें इसका भाग जाएगा 0.5 और वोल्ट प्रति एम्पियर को अपन ओम कहते हैं। तो हम ग्राफ से जब निकालते हैं वैल्यू, तो ग्राफ से भी इस वायर का जो प्रतिरोध निकल के आता है वो 0.5 ओम आता है। तो ये बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया गाइस, ये हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, जो है विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करना। पूरे एक्सपेरिमेंट को हम इसी तरह से परफॉर्म करते हैं और रीडिंग लेते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले अमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग कैसे ली जाती है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सका तो इस प्रैक्टिकल सेशन का एक एनिमेशन वीडियो मैं जरूर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप समझ सको कि ये कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है गाइस, अब ये प्रैक्टिकल आपको आपके रिकॉर्ड में भी करना है, लेकिन मेरे बिना परमिशन के नहीं करना है। जब मैं बताऊंगा उसी समय आपको ये आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी लिखना है। मिलते गाइस अगले वीडियो के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।